तो डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में देखा था, ठीक है, वो भी एक बड़ा सा टॉपिक है। आज हम लोग आरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। और डीएनए का जो रेप्लिकेशन वाला है, जो मेजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग एक दिन रिवीजन के फॉर्म में पूरा पढ़ लेंगे। वो आसान सा टॉपिक है, क्योंकि आज एक बड़ा टॉपिक कवर कर रहे हैं, आरएनए ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में 3 से 4 पेज इस पे गिवन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं। तो चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने डीएनए पढ़ा, अब पढ़ो आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में, ठीक है, क्या क्या जानना आरएनए के बारे में, ठीक है। जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना था ना, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना है। जस्ट लाइक डीएनए जैसे पॉलीमर था न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। एकदम डीएनए के तरह ही है, डीएनए का ये छोटा भाई है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रखना है। जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर था, आरएनए में जो शुगर होगा वो राइबोज शुगर होगा। ये मेन डिफरेंस है, ये एग्जाम पेपर में आएगा। कि आरएनए में शुगर कौन सा पाया जाएगा, तो मैंने पहले ही भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, यहां शुगर डीऑक्सीराइबोज नहीं, राइबोज होगा। दूसरा, यहां जो नाइट्रोजनस बेस होगा, एडेनिन होंगे, गुआनिन होगा, साइटोसिन होंगे और यूरासिल होंगे। ध्यान से सुनिए, यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस है थाइमीन नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको आता है, बहुत अच्छे से बता रखा है कि डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस पूछा जाए तो शुगर का करके आइएगा। सेकंड कीजिएगा, नाइट्रोजनस बेस जो है वो यूरासिल है और डीएनए में थाइमीन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। द थर्ड वन, फॉस्फेट दोनों जगह कॉमन है। फॉस्फेट जो है वो कॉमन है, ये क्वेश्चन भी नीट के एग्जाम में आ चुका है। ये बताइए डीएनए और आरएनए में कौन सा पार्ट कॉमन है, तो बोलिएगा एकदम सिंपल है कि सर डीएनए और आरएनए में एक ही चीज कॉमन है, वो है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक सब्सटेंस है, इसलिए आरएनए भी एसिडिक नेचर का होगा। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एसिड है ना, और एसिड है, इसलिए आरएनए का भी प्रॉपर्टीज कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। याद रखिएगा। लेकिन आरएनए होता कैसे, आरएनए होते कैसे, हमारे अंदर आरएनए है, एकदम है, प्लांट में आरएनए है, बैक्टीरिया में आरएनए, सभी जगह आरएनए मौजूद है। लेकिन आरएनए जो जनरली होता है, आरएनए जो जनरली होता है, वो याद रखिएगा वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो आरएनए कहीं भी अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन में कभी भी आ गया आरएनए पे क्वेश्चन, आप ये मान के चलेंगे कि जो आरएनए पे क्वेश्चन बना है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है, क्योंकि हर जगह आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेगा। एक ही स्टैंड होगा, 5' 2' 3' एक ही स्टैंड होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही मिलेगा। सर कहां, कहां पास डबल स्टैंडर्ड, तो याद रखना है कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे। जैसे कि एक वायरस है जिसका नाम है रियो वायरस, एक वायरस है जिसका नाम है रियो वायरस। इस रियो वायरस को छोड़ दीजिए, इस रियो वायरस को छोड़ दीजिए, जो आप पे रेस्पिरेटरी डिजीज करता है ना, यहां पर आरएनए जो होगा वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। बाकी हर जगह, बाकी हर जगह कहीं भी पूछा जाए तो आपको आंसर करके आना है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सेकेंड चीज, जहां भी डबल स्टैंडर्ड होगा, देख लीजिए जैसे रियो वायरस में ये 2 स्टैंड है, ये एक स्टैंड हो गया 5' 2' 3' और दूसरा स्टैंड हो गया 3' 2' 5' 3' 2' 5' ध्यान से देखिए। तो यहां पास अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो इसका पार्टनर जो होगा वो यूरासिल होगा, और यहां पर गुआनिन है तो इसका पार्टनर साइटोसिन होगा। ये चारगाफ रूल को फॉलो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एडेनिन का पार्टनर थाइमिन की जगह यूरासिल आ गया, एडेनिन का पार्टनर यूरासिल आ गया और गुआनिन का पार्टनर साइटोसिन आ गया। और जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा ना, ए यू से जुटेगा,
जी सी से जुटेगा। और डीएनए में क्या होता था, ए टी से जुड़ता था और जी सी से जुड़ता था। तो जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है तो वो चार गाफ रूल को फॉलो करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में, क्या आरएनए चार गाफ के रूल को फॉलो करेगा? क्या आरएनए चार गाफ के रूल को फॉलो करेगा? आपका सिंपल सा आंसर होगा नो, क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और जहां भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वही चार गाफ के रूल को फॉलो करेगा। और आरएनए तो एक्सेप्शनल जगह पे डबल स्टैंडर्ड होता है, रियो वायरस में छोड़ दीजिए, सभी जगह तो सिंगल स्टैंडर्ड है। इसलिए आरएनए का दूसरा प्रॉपर्टीज, ये जो है चार गाफ के रूल को फॉलो नहीं करेगा, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, आरएनए हाईली अनस्टेबल है। आरएनए हाईली अनस्टेबल है, ये आसानी से टूट जाता है। आरएनए इज हाईली अनस्टेबल, इसलिए हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं बना। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस पूछा जाएगा। अब बोलेगा आरएनए हाईली अनस्टेबल है, पूछा जाएगा क्यों आरएनए अनस्टेबल क्यों है? उसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर है, राइबोज हाईली रिएक्टिव होता है, राइबोज रिएक्टिव है। जो यूरासिल है वो लेस्ट स्टेबल है, वो आसानी से डिग्रेड करता है स्ट्रक्चर को। इसलिए इवोल्यूशन ने डिसाइड किया हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो स्टेबल होना चाहिए, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल वाला होना चाहिए। तो हमने आरएनए को चेंज किया, हमने आरएनए को चेंज कर दिया, किसमें? इवोल्यूशन में आरएनए चेंज हो गया डीएनए में, और हमारा जेनेटिक मटेरियल बना डीएनए। हाँ, लेकिन हालांकि अभी भी कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है? ह्यूमन बीइंग में कौन है? एनिमल्स के अंदर कौन है? आपका आंसर होगा डीएनए। प्लांट के अंदर कौन है? आंसर इज द डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर कौन है? प्रोकैरियोट्स में कौन है? आंसर इज द डीएनए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं दिमाग में। जहां भी बोला जाए मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है जो हमारे पूरे कैरेक्टर को डिसाइड करके रखता है? आंसर इज द डीएनए। तो बोलेंगे सर आरएनए कहां है? गांठ बांध दो ना, फ्यू, आंसर लिख दो, फ्यू वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है। फ्यू वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल आरएनए, बाकी सभी जगह डीएनए, सभी जगह डीएनए। बोले सर कौन सा वायरस, कौन सा वायरस? तो आपको उसका एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, सिंपल है, ये तो याद ही है, कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, देख लेना, थोड़ा गूगल पे रिसर्च करो, पता चलेगा। हाँ, एचआईवी वायरस जिससे एड्स होता है, पोलियो वायरस ना, इसी तरह से दुनिया में पहला डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस, कैसा है? उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए वाले। और इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और दे रखा है, नई एनसीईआरटी में, पुरानी में नहीं है, नई एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ोगे तो एक वायरस नाम दिएगा क्यूबी बैक्टीरियोफाज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आ चुका है। क्यूबी बैक्टीरियोफाज, जहां पर जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बना है। सर क्यों आरएनए से बना है? रीजन, क्योंकि इसके अंदर डीएनए नहीं, क्योंकि उसके अंदर डीएनए नहीं है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल कौन बनेगा? इसलिए डीएनए नहीं, इसलिए उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल आरएनए को बना दिया गया। एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक स्टेटमेंट है, क्लास 11th चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां एक टॉपिक है वायरस, और जाके ईमानदारी से थोड़ा सा उस टॉपिक को पढ़िएगा, एक लाइन मिलेगा। वो वायरस जो प्लांट पे अटैक करते हैं, वो वायरस जो प्लांट पे अटैक करते हैं, वो जनरली आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं। जो वायरस प्लांट पे अटैक करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, वो आपको नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है CAMV, कलीफ्लावर मोजैक वायरस, जो प्लांट पे अटैक करता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए।
जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सर हमारे अंदर, हम तो एनिमल्स है, आपने प्लांट का तो बता दिया। एनसीईआरटी में फिर से पढ़ी, एनसीईआरटी का दूसरा लाइन ये लिखता है, हाँ एनसीईआरटी में दूसरा लाइन ये गिवन है, जो वायरस एनिमल्स पे अटैक करेगा, जो वायरस एनिमल्स पे अटैक करेगा, यानी हमारे ऊपर एनिमल्स पे अटैक करेगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, जैसे कि एचआईवी वायरस हम पे अटैक करता है और हमें क्या करता है, एड्स कॉज करता है, कोरोना वायरस। हमारे ऊपर में डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे रियो वायरस भी अटैक कर सकता है, रिस्पिरेटरी डिजीज वो भी कॉज करता है। और हमारे अंदर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी अटैक कर सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर में या तो आरएनए या तो डीएनए वाले वायरस अटैक करते हैं, लेकिन प्लांट पे जनरली जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले अटैक करते हैं। एक ही एक्सेप्शन है, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। तो थोड़ा सा आपको वायरस के बारे में मैंने बता दिया ना, ये 11th का थोड़ा रिवीजन भी हो गया। और हर साल नीट में हर साल एक क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है ना। अगले साल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहेगा कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है। एचआईवी तो भाई ये तो आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एचआईवी वाला क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नई एनसीईआरटी तो मिलेगा। सर क्यों क्यूबी बैक्टीरियोफाज से क्वेश्चन आता है, रीजन समझो। क्योंकि जब क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लास 11th एनसीईआरटी जब पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पास एक आपका रोबोट लाइक स्ट्रक्चर बना है। हाँ सर, इसका नाम बैक्टीरियोफाज है, एकदम करेक्ट। ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा भी है क्लास 11th में? बोले हाँ सर पढ़ा है। उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बोले सर जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है बैक्टीरियोफाज कहलाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बोले हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था सर, हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, यही तो पढ़ा था कि जो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सभी के दिमाग में क्या बैठ गया है कि बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बोले एकदम सर, जहां से ही आएगा बैक्टीरियोफाज आंसर कर देंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और यही नीट में क्वेश्चन आता है। और बच्चे के दिमाग में क्या है, बैक्टीरियोफाज है, ओ आंसर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और नीट में क्वेश्चन आया, बच्चे गलत कर गया। सर क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटी ध्यान से माइन्यूटली नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी में ढूंढो, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है क्लास 12 की मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ब्लैक पॉइंट में मिलेगा एक वायरस का नाम जो बैक्टीरियोफाजी है, उसका नाम है क्यूबी बैक्टीरियोफाज। क्यूबी बैक्टीरियोफाज, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, आरएनए है। इसलिए इन नीट के क्वेश्चन में आता है और सभी ट्रैप होके आ जाते हैं। सभी तो रट्टा मार के बैठा है बैक्टीरियोफाज तो ये करेगा, लेकिन क्वेश्चन तो अलग आ गया। इसी तरह से इसी एनसीईआरटी में क्लास 12 की एनसीईआरटी में एक और बैक्टीरियोफाज का नाम, एक और बैक्टीरियोफाज का नाम है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरियोफाज, जिसका नाम एनसीईआरटी में है फाज 174। याद करो, आपको पढ़ने के दौरान मिला होगा, जब आप पढ़ रहे होगे इस चैप्टर को जरूर मिला होगा। बोले सर इसके अंदर क्या है? बोले सर पढ़ा तो था, भूल गए। देखो ध्यान से, नहीं लिखा है वहां पर, नहीं लिखा है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, नहीं लिखा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बोले सर फिर कैसे आपको पता सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? आपको कैसे पता? क्योंकि क्लू छुपा है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग में, ध्यान से देखो, उसमें बताया गया ह्यूमन बीइंग के अंदर में टोटल बेस पेयर है 3.3 इंटू 10 पे पावर 9 बेस पेयर। बेस पेयर कहने का मतलब ये डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, या एडेनिन तो यहाँ थाइमिन एक पेयर हो गया, गुआनिन और साइटोसिन एक पेयर हो गया, पेयर हो रहे, यानी वो डबल स्टैंडर्ड। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे फाज 174 के बारे में, हाँ, तो वहां पर एनसीईआरटी में लिखा है, आई थिंक एग्जैक्ट डाटा मुझे बताना कोई देख करके,
कितना लिखा है 5386 4386 कुछ लिखा है, कुछ ऐसा वर्ड लिखा है, वहां पर लिखा है इतने बेस पेयर नहीं लिखे, इसमें लिखा है इतने बेसिस लिखे। एनसीईआरटी में लिखा है बेस पेयर नहीं लिखा है, इसमें बेसिस लिखे। बेसिस मतलब पेयरिंग नहीं कर रहे, पेयरिंग नहीं कर रहे मतलब वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। यही क्लू का फायदा उठाते एग्जाम में, और बोले सर एनसीईआरटी में तो दिया नहीं था, हम तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के गए और क्वेश्चन नहीं बना। सर कैसे? क्योंकि एनसीईआरटी में वहां पर इकोलाई के बारे में भी दिया है, और वहां पर डाटा में लिखा है 4.6 इंटू 10 पे पावर 6 बेस पेयर। वहां लैम्डा फाज के बारे में भी लिखा है इतने बेस पेयर, लेकिन फाज 174 में क्या लिख दिया? बेसिस, यानी बेस पेयर नहीं है। पेयर नहीं है यानी कि वो कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये है पेयर हो रहा है, ये पेयरिंग हो रहा है, ए का टी जी का सी, ये पेयर है यानी डबल स्टैंडर्ड। लेकिन फाज 174 में कोई पेयरिंग नहीं लिखा, यानी यहां पास डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड। यही क्वेश्चन आते हैं और बच्चे माइन्यूटली पढ़ते नहीं है, फिर बाद में बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गया। तो कोई सिली मिस्टेक होता नहीं है, ये अपना फॉल्ट होता है। हाँ, इसलिए पढ़ाई के दौरान माइन्यूटली पढ़ो, चीजें समझ में आएगा। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? किसे किसे मिला फाज 174? हाँ 5386 बेसिस लिखा होगा। एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है तो देखना वहां पर 5386 बेसिस, नॉट द बेस पेयर। चलो ठीक है, तो हाँ रोटा वायरस में भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। रियो वायरस जनरली क्वेश्चन में आता है, मैंने वही डिस्कस किया। चलो ठीक है, कर लोगे यहां तक सभी लोग? ठीक। अब देखिए, तो सर हमारे अंदर में जेनेटिक मटेरियल कौन है? क्लियर हो गया, आरएनए ए डीएनए। प्लांट में डीएनए, बैक्टीरिया में डीएनए। सर वायरस में, अरे वायरस में कुछ वायरस में आरएनए, सभी वायरस में नहीं। जो वायरस प्लांट पे अटैक करते हैं जनरली आरएनए वाले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता। बोले ठीक है? अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखे, 1 मिनट। चलो यहां देखो ध्यान से। अब हमें आरएनए कितने तरह के होते हैं ध्यान से, ये एनसीईआरटी में 2 से 3 पेज में गिवन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरएनए 2 तरह के। बोले ठीक है सर, कौन कौन? जिस सेल के अंदर में, जिस जगह, सेल कहना गलत है क्योंकि वायरस तो सेल से ही नहीं बने, जिस जगह पे डीएनए नहीं होता तो आरएनए अपने आप को घोषित कर लेगा मैं जेनेटिक मटेरियल हूं, तो ऐसे आरएनए को जेनेटिक आरएनए कहेंगे। जिस जगह पे डीएनए नहीं होगा उस ऑर्गेनिज्म में ना डीएनए नहीं है, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ऐसे आरएनए को कहेंगे जेनेटिक आरएनए। क्लियर? बोले सर कहां? अभी बहुत सारे एग्जांपल दिया, एचआईवी वायरस बता दिया आपको, पोलियो वायरस बता दिया, कोरोना वायरस बता दिया, टीएमवी वायरस बता दिया, बहुत सारा बता दिया। ठीक है सर, मेरे अंदर भी तो आरएनए है, और मेरे अंदर क्या करता है वो? मेरे अंदर में तो डीएनए भी है और आरएनए भी है, तो डीएनए मेरा जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो आरएनए क्या करता है? हाँ, अब ये पढ़ते हैं कि कुछ जगह पे जहां डीएनए ऑलरेडी मौजूद है तो वहां आरएनए नॉन जेनेटिक आरएनए हो गया, नॉन जेनेटिक आरएनए हो गया। बोले ठीक है, नॉन जेनेटिक हो गया। सर हमारे अंदर करेगा क्या? प्लांट के अंदर क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा? तो ध्यान से देखिए, हमारे अंदर में आरएनए 3 तरह के होते हैं। ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। हमारे अंदर आरएनए 3 तरह के, कौन कौन? एक का नाम होगा आर आरएनए, वो आरएनए जो राइबोसोम बनाएगा। आर का मतलब राइबोसोम, याद रखना है, आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए, वो आरएनए जो राइबोसोम बनाएगा आर आरएनए कहलाएगा। आर का मतलब राइबोसोम, वो आरएनए जो राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर तैयार करेगा, यही राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मैं हूं, बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो,
उनके अंदर में राइबोसोम तो होना ही है, क्योंकि प्रोटीन तो सबको बनाएंगे और प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए। और राइबोसोम बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आरएनए। सेल के अंदर में 80% जो आरएनए होगा वो आरएनए होगा। सर ये क्या बनाएगा? ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आरएनए। ये नीट में क्वेश्चन आएगा, वो इज द स्ट्रक्चरल आरएनए, तो बोलेगा जो स्ट्रक्चर बनाता है स्ट्रक्चरल आरएनए कहेंगे। कौन सी बड़ी बात है? और ये राइबोसोम में छुपा बैठा है, राइबोसोम के अंदर छुप के बैठ गया है। आरएनए हाईली अनस्टेबल होता है, आसानी से टूट जाता है, कोई आया टूट जाएगा। आरएनए इज अनस्टेबल, लेकिन ये तो राइबोसोम में छुप करके बैठा है, इसलिए मोस्ट स्टेबल आरएनए अगर क्वेश्चन आ गया आरआरएनए करके आइएगा, क्योंकि ये तो राइबोसोम में छुप के बैठ गया, तो तोड़ेगा इसको कौन? कोई नहीं तोड़ सकता। बोले ठीक है सर, आरआरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोम। क्या बनाएगा? राइबोसोम, इसलिए स्ट्रक्चरल आरएनए। और राइबोसोम के अंदर छुप के बैठा हुआ है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आरआरएनए पाया जाएगा 80%, याद रखिएगा। बोले ठीक है सर। अब दूसरा आरएनए आपको मिलेगा एमआरएनए, दूसरा आरएनए मिलेगा एमआरएनए। सर एम का मतलब क्या है? समझ में आएगा अभी। मैसेंजर। एम का मतलब है मैसेंजर, जो मैसेज लेकर के आएगा। सर किससे और क्यों मैसेज लाएगा? पढ़ेंगे। एम मैसेंजर आरएनए, इसके अंदर मैसेज छुपा होगा। ठीक है, कहां से मैसेज लाएगा? डीएनए से मैसेज लेकर के आएगा, इसलिए इसे कहेंगे मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसी एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम बैठेगा। पहले क्लैरिटी दिमाग में बैठा, ऐसे सिंपल वे में तुम्हें समझाता हूं। बेसिक जितना अच्छा रहेगा बाद में उतना काम आएगा। ये तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारा सेल है, ध्यान से सुनते जाना। सेल के अंदर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक। और न्यूक्लियस के अंदर में ये तुम्हारा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, डीएनए के ऊपर में कुछ कोडवर्ड्स होते हैं, डीएनए के ऊपर में ये कुछ कोडवर्ड्स है। एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन क्या करता है? ये सब कुछ कोडवर्ड्स है। हाँ, डीएनए के ऊपर में जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन होता है, वो क्या होता है? सर ये कोडवर्ड होते हैं। हाँ, और ये सारे कोडवर्ड, ये सारे कोडवर्ड चले जाएंगे आरएनए में। ये सारे कोडवर्ड जो थे, सभी कोडवर्ड चले गए कहां? आरएनए में। इसलिए इसे कहते हैं मैसेंजर, क्योंकि ये मैसेज को कैरी करता है। बोले ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सर? आरएनए कहलाएगा। डीएनए से क्या बनना? आरएनए। तो याद रखना, हमेशा हमेशा आरएनए कौन बनाएगा? डीएनए बनाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज द प्रोसेस? लिख लो भाई, ट्रांसक्रिप्शन। क्या मतलब है? डीएनए से आरएनए बनना। सर क्यों बनता है? चलो सुनो। अब आरएनए बन गया, आरएनए अब क्या करेगा? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, पोर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होता है, इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इस न्यूक्लियर पोर से वो बाहर निकलेगा। इसलिए याद रखना, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर होते, न्यूक्लियर पोर क्यों होते हैं सर? क्योंकि इससे आरएनए बाहर निकलेगा। निकला बाहर, ये आपका आरएनए। इस आरएनए पे मैसेज है, इस आरएनए पे क्या है? मैसेज है। इस मैसेज कंटेनिंग आरएनए है, इसलिए इसका नाम रख दिया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। दे विल कैरी द मैसेज फ्रॉम डीएनए। वो डीएनए में जो भी मैसेज छुपा था उसे पकड़ा और बाहर आ गया। बाहर में उसकी मुलाकात, ये उसके पास क्या छुपा पहले दिख लो भाई, ये उसका मैसेज है। बोले सर मैसेज वैसेज को क्या कहते हैं? आगे मैं बताऊंगा। ये जो मैसेज छुपा है उसे मैं एक वर्ड कहूंगा, जेनेटिक कोड।
आप आगे में वर्ड ये सब सुनना स्टार्ट करोगे, जेनेटिक कोड, कोडॉन, ये सब वर्ड आएंगे बाद में, ठीक है, बताऊंगा अभी कोडॉन कोड क्या होते। तो बस इसके ऊपर में मैसेज छुपा है, देख लो क्या होता है, यहाँ पर क्लियर ही कर दूं। मान लो ये जेनेटिक कोड के नाम पे यहाँ पर है ए, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ यूरासिल है, यहाँ गुआनिन है, 3 नाइट्रोजनस बेस हो गए। फिर होगा जी होगा, सी होगा, जी होगा, फिर ए होगा, जी होगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने हाइपोथेटिकल बनाया, एग्जाम में यही छाप मत देना है, कुछ भी बनाओ सब सही है। कुछ भी, कोई भी नाइट्रोजनस बेस किसी सीक्वेंस में बनाइए सब करेक्ट है। मैंने ए यू जी बनाया तो ये रट्टा मत मारो सर यही मैं भी बनाऊंगा, नहीं, जो तुम्हारी मर्जी बना दो। बन गया, बोले हाँ। इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन आरएनए। आरएनए पे जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है उसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। और जो 3 नाइट्रोजनस बेस है ये 3-3 के सेट में होते हैं, ये एक 3 नाइट्रोजनस बेस का सेट हो गया, इसी को कहते हैं कोडॉन ना, CODON, कोडॉन। फिर 3 का सेट, एक कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन। तो ये वर्ड आगे में आने वाला कोडॉन, तो डरना नहीं। क्या होता है कोडॉन? बोले देखो सर सिंपल, सबसे पहले डीएनए, डीएनए के अंदर में नाइट्रोजनस बेस है, उसने अपना सारा जो कोडवर्ड है, डीएनए में कोडवर्ड है कि भाई तुम्हारा लंबाई कितना बढ़ाना है, सिखाऊंगा, तुम्हारी लंबाई कितनी बनेगी अभी डिसाइड कर दूंगा। तो हमारे अंदर में हमारे हाइट को डिसाइड करने के लिए एक जीन है, यही जीन है जो हाइट को डिसाइड करेगा। ये जीन है, बताया था ना, जीन क्या होता है, डीएनए का पार्ट होता है। ये जीन आपकी लंबाई को डिसाइड करे। सर कैसे? यही तो सीखना है। डीएनए के अंदर जो भी कोड वर्ड थे, सर कोड वर्ड किस फॉर्म में होता है? अरे वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, उसी सीक्वेंस को कोड वर्ड कहते हैं। उसने अपने सारे कोड वर्ड आरएनए को दे दिया, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता, वो प्रिंसिपल है। ये जो डीएनए वो प्रिंसिपल है, वो क्लासरूम में थोड़ी जाता है। कभी भी सुना है तुमने कि क्लासरूम में प्रिंसिपल आकर कुछ बोल रहे? नहीं। जो प्रिंसिपल है उसने क्या किया, अपने जितने मैसेज उसको राइट किया, नोटिस बोर्ड पे लिखा और प्यून को दे दिया। ये प्यून का काम है कि हर क्लासरूम में जाना और उस मैसेज को टीचर को दे देना। तो डीएनए क्या है, वो प्रिंसिपल है, उसके अंदर में क्या है, मैसेज है कि कल छुट्टी है भाई, तो वो खुद जाकर के क्लासरूम में नहीं जाना है। उसने अपने सारे मैसेज को किसे दे दिया, प्यून को। इस प्यून का नाम है एमआरए, क्योंकि वो प्यून मैसेज को डीएनए से लेगा और क्लासरूम के टीचर को देगा, इसलिए नाम है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। आ गया समझ में? बिकॉज दे विल कैरी द मैसेज फ्रॉम द डीएनए टू राइबोसोम। लेकर क्या आया, अब राइबोसोम को बोला कि भैया इसे प्रोटीन बना दो। राइबोसोम को बोला कि तुम तो प्रोटीन फैक्ट्री हो, प्रोटीन बना दो। बोले ठीक है, लेकिन कौन सा प्रोटीन बनाए, कौन सा प्रोटीन बनाए? तो बोले प्रोटीन कौन सा बनेगा मुझे कैसे मालूम। ध्यान से सुनो, प्रोटीन को ही आप कहते हो पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब बहुत सारा, पेप्टाइड मतलब बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, या इसी को कहते हैं प्रोटीन। सर कौन सा प्रोटीन बनेगा, सर कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन होते क्या है? तो प्रोटीन बहुत सारे एमाइनो एसिड के मिलने से बनता है। सर एमाइनो एसिड कौन से होते हैं? एमाइनो एसिड 20 तरह के एमाइनो एसिड पाए जाते हैं आपके अंदर, 20 टाइप्स के एमाइनो एसिड होते हैं। सर पढ़ा है हमने सर, बायोमोलिक्यूल जब 11th पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि कुछ एमाइनो एसिड होते हैं ग्लाइसिन, कुछ एलानिन, कुछ ल्यूसीन, कुछ लाइसिन, ऐसे एमाइनो एसिड होते हैं। सर जो प्रोटीन बनेगा उसमें कौन सा एमाइनो एसिड होगा, इसी चीज को डिसाइड करने के लिए कि पहला ग्लाइसिन होगा या ल्यूसीन होगा या लाइसिन होगा, कैसे डिसाइड होगा? इसी चीज को डिसाइड करने के लिए, इसी चीज को डिसाइड करने के लिए एमआरएनए पे स्पेशल सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को ही मैंने कहा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड,
जैसा सीक्वेंस होगा वैसा ही प्रोटीन बनेगा। सर कैसे? तो 3 नाइट्रोजनस जो बेस है उसको एक कोडॉन कह दिया, एक कोडॉन कह दिया, ये एक कोडॉन हो गया, फिर 3 एक कोडॉन हो गए, फिर एक 3 कोडॉन हो गए। अब इसके ऊपर सीक्वेंस छुपा है कि कैसा आपको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि सेल में तो हजारों प्रोटीन बनेंगे। तुम्हें कौन सा प्रोटीन चाहिए भाई, ये कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड करने वाला कौन है? एमआरएनए, इसलिए नाम पड़ा मैसेंजर आरएनए। उस पे कोडवर्ड छुपे पड़े। अब इसे बुलाया जाएगा प्रोटीन फैक्ट्री को। बोले कौन सा प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? तो प्रोटीन फैक्ट्री है आपका राइबोसोम। ध्यान से सुनो, प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है? राइबोसोम। नाम तो सुना है ना, राइबोसोम 2 पार्ट के, एक स्मॉलर पार्ट, एक लार्जर पार्ट। राइबोसोम तो सबको जानता है कि सर राइबोसोम में 2 पार्ट होते हैं सर। एक छोटा वाला पार्ट होता है कुछ 40s कहलाता है, और बड़ा वाला पार्ट होता है 60s कहलाता है। बोले हाँ। अब राइबोसोम को बोला गया भैया प्रोटीन बनाओ। कैसा प्रोटीन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। मेरे पास में छुपा पड़ा है कि पहला अमीनो एसिड कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे डीएनए ने भेजा है कि ये वाला प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम बोलेगा ठीक है मैं बना देता हूं, लेकिन मैं बना तो दूंगा, मेरे पास में क्या है? एंजाइम्स है जिससे मैं प्रोटीन तैयार करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, एमाइनो एसिड लाओगे तब तो, रॉ मटेरियल लाओ ना। रॉ मटेरियल कहाँ है? तो बोले रॉ मटेरियल तो नहीं है, एमाइनो एसिड लाओ मैं जोड़ दूंगा। मैं तो मिस्त्री हूं, ईट लाओगे जोड़ दूंगा। तो यहां पर ईट की कमी है। ईट मतलब एमाइनो एसिड। सर वो कहां से आएगा? वो एमाइनो एसिड, ध्यान से देखो, वो एमाइनो एसिड आपके साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में यहां एमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, लाइसिन, ल्यूसीन, ये लाखों की क्वांटिटी में एमाइनो एसिड बिखरे पड़े सेल के अंदर ना। अब वो एमाइनो एसिड को पकड़ के लो, मैं एमाइनो एसिड को जोड़ दूंगा, प्रोटीन बना दूंगा। मैं एमाइनो एसिड नहीं बनाऊंगा, मैं ईट नहीं बनाऊंगा। मिस्त्री जो आता है तुम्हारे घर में, क्या ईट खुद से बनाता है? बोले नहीं सर, ईट हम लाते हैं। ईट को वो जोड़ता है, दीवार बनती है। तो राइबोसोम बोलेगा मैं भाई एमाइनो एसिड को बनाऊंगा नहीं, एमाइनो एसिड को जोड़ूंगा केवल, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाऊंगा। ये देखिए, ये एमाइनो एसिड है, ये एमाइनो एसिड है, 2 एमाइनो एसिड को जोड़ दूंगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना दूंगा। अब प्रॉब्लम है एमाइनो एसिड लाएगा कौन? तो एमाइनो एसिड को लाने के लिए एक नए आरएनए की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम होगा टीआरएनए। ये आपका टीआरएनए, ये एमाइनो एसिड को पकड़ेगा और लेकर के आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा ट्रांसफर आरएनए। वो ट्रांसफर करेगा, एमाइनो एसिड को पकड़ेगा साइटोप्लाज्म से और लेकर के आएगा राइबोसोम तक। ये टीआरएनए आया और अपने साथ लेकर के आया एमाइनो एसिड। फिर से ये टीआरएनए आया और अपने साथ लेकर के आया एमाइनो एसिड। तो अब समझो टीआरएनए क्यों नाम पड़ा। एमाइनो एसिड चाहिए, एमाइनो एसिड पकड़ के कौन लाएगा? तो दे विल ट्रांसफर द एमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। साइटोप्लाज्म से पकड़िए, राइबोसोम तक लाइए, एमाइनो एसिड आ गया। अब क्या होगा सर? एमाइनो एसिड आ गए, राइबोसोम बोलेगा टेंशन मत लो, मेरे पास एंजाइम है, मैं इस एंजाइम के हेल्प से 2 एमाइनो एसिड को जोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास एंजाइम है, मैं 2 एमाइनो एसिड को जोड़ दूंगा। सर कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2 एमाइनो एसिड जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये नीला वाला जो दिख रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। बोले सर अब फिर से नया टीआरएनए आएगा, वो नया एमाइनो एसिड लेकर के आएगा, राइबोसोम उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। तो धीरे धीरे टीआरएनए आ रहे, एमाइनो एसिड को लाया, एमाइनो एसिड को जोड़िए, तो धीरे धीरे देखिए क्या हो जाएगा, ढेर सारे एमाइनो एसिड। एक मिनट, एमाइनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5 एमाइनो एसिड आते जा रहे हैं, और राइबोसोम क्या कर रहा है, उनके बीच में बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बना रहा है तो कितने पेप्टाइड बने पड़े? बोले सर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। देखो सर, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को आप प्रोटीन कहते हैं। और इस प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो पॉलीपेप्टाइड कहना का गलत बात है क्या?
इसलिए प्रोटीन को एक और वर्ड में कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो यही कहानी, इसी कहानी को हमें डिटेल से पढ़ना होता है और चैप्टर फिनिश हो जाता है। चैप्टर में यही पढ़ना है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेंगे, और सर ये टीआरएनए क्या है, और सर ये एमआरएनए क्या है, और सर ये राइबोसोम कैसा दिखता है। तो मैं एक बार वापस से जो भी मैंने बताया एक बार वापस से रिवाइज करा दे। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सीखो। पूरा चैप्टर जो तुम पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो चैप्टर इतने डिटेल से, उसका रीजन समझो। भाई आपको बनाना है प्रोटीन, प्रोटीन ही सब कुछ करता है। आपके अंदर में देख लो, ऊपर से नीचे देख लो, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, केराटिन एक प्रोटीन है, बॉडी का हर पार्ट में देखो प्रोटीन से, जितने एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने। यानी कि आपके लाइफ के लिए आपके सेल में, बॉडी में प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और सर प्रोटीन कैसे बनेगा, इसी को पढ़ना है। तो मैंने ये जो डब्बा बना दिया येलो कलर का, ये आपका सेल है। सभी कोई अपने सेल के बारे में सोचो, चीजें क्लियर हो जाएगी। सभी लोग अपने सेल के बारे में सोचो, ये तुम्हारा सेल है, तो ठीक। आप यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स कहने का मतलब यू हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यही पढ़ाया जाता है ना। यूकैरियोट्स किसे कहते हैं, सर जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप हो। तो चलो न्यूक्लियस वेल डेवलप बना दिया, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, हो गया। अंदर में फ्लूइड होगा, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है भाई। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका डीएनए, इसका आपका डीएनए वहीं स्टोर्ड है, आपका डीएनए वहीं स्टोर्ड है। ये आपका है डीएनए, ये आपका डीएनए है डबल स्टैंडर्ड। डीएनए का एक पार्ट बना दिया, ये जो डीएनए का पार्ट है इसी को जीन कहते हैं सिंपल भाषा में। ये आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन है, ये आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन। जीन क्या होता है सर, डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रोटीन बना सके उसी को जीन कहते हैं। डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है, जीन कहलाएगा। तो ये मेरा इंसुलिन बनाने वाला जीन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बोले ठीक है सर। सर क्या होगा, ये डीएनए सबसे पहले, ये डीएनए डायरेक्टली राइबोसोम के पास नहीं जा सकता ना, ये डीएनए डायरेक्टली राइबोसोम के पास नहीं जा सकता प्रोटीन बनाने के लिए। क्यों, समझिए, आपका जो डीएनए है वो जस्ट लाइक आपका स्कूल के प्रिंसिपल है। तो कभी प्रिंसिपल आपके डायरेक्टली क्लासरूम में नहीं जाते, डायरेक्टली क्लासरूम में नहीं जाते। अब कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो क्या सभी के ऑफिस में, मिनिस्टर के ऑफिस में डायरेक्टली जाकर बोलेंगे ये काम करो, ये काम करो। ये काम है क्या, थोड़ा अपना भी तो इज्जत है ना। तो डीएनए बोला भैया मैं इज्जतदार इंसान हूं, मैं सभी जगह जाऊंगा नहीं, दौड़ूंगा नहीं, बहुत काम है मेरा, तो मैं चपरासी रखा, ये चपरासी मेरा मैसेज लेके जाएगा। तो जो जीन है उसके अंदर मैसेज भरा पड़ा है, उसी को कहते कोड्स। हाँ, ये क्या करेगा, ये सारा मैसेज जो है वो ट्रांसफर करेगा आरएनए को। ये ग्रीन वाला क्या है, आरएनए। तो डीएनए से बने आरएनए, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। एनसीईआरटी में 2 पेज तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। बोले ठीक है सर, कैसे बनेगा, बहुत डिटेल पढ़ेंगे। बन गया सर। इस आरएनए के अंदर क्या है, तो प्रिंसिपल के अंदर जितने मैसेज थे उसने अपने कॉपी पे लिख करके दे दिया, नोटिस बना करके दे दिया। तो इस आरएनए पे ये है मैसेज, इसलिए इसका नाम पड़ा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्योंकि इसके अंदर मैसेज छुपा पड़ा है। सर मैसेज किस फॉर्म में, मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज जो है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल के फॉर्म में ऐसा है। अगर तुम डिटेल में देखोगे तो ये यहां पास है एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, अपने मन से कुछ भी बना लो। इसी सीक्वेंस को जो आपने मैसेज कहा, मैं एनसीईआरटी के वर्ड में जेनेटिक कोड कहूंगा। ये कोड्स है, कोड वर्ड, कोड्स है, बोले ठीक है। अब ये कोड वर्ड क्या करेंगे,
बोले सर क्या करेंगे, देखते हैं। ये अब भाई साहब निकल जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकला। अब ये चला गया कहां, 5' to 3' है, कहां गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो ढूंढ रहा है किसको, राइबोसोम, कि भाई साहब मुझे मिला है जैसे AUG, GUG, GAG, CUUU, मुझे DNA ने भेजा है कोड लेकर के, और मुझे ऐसा ही प्रोटीन बना के दो। तो हर बार तो सेम प्रोटीन बनेगा, आपके सेल में तो हजारों तरह के प्रोटीन, हर बार तो एक ही तरह का प्रोटीन बनेगा नहीं, हर बार अलग अलग प्रोटीन बनेगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग DNA अलग अलग RNA बनाते हैं। ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है, अलग तरह का RNA बनाएगा। हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन अलग तरह का RNA बनाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। बोले भैया मैं मैसेज लेकर के आया हूं, मेरा नाम रखो पहले मैसेंजर RNA। बोले ठीक है। बुलाया गया प्रोटीन बनाने वाले फैक्ट्री को, नाम है राइबोसोम। आओ भाई राइबोसोम आओ जल्दी। राइबोसोम बोलेगा ठीक है आएंगे। राइबोसोम में दो पार्ट, एक का नाम है 40S। 40S अभी अलग अलग है, याद रखना, अभी 40S जो है अलग है और 60S अलग है। तो दोनों आपस में क्यों जुड़ेगा सर, 40 और 60S दो पार्ट होते हैं सर, दोनों आपस में क्यों जुड़ा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लास 11th मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में लिखा है कि ये दोनों सब यूनिट, ये 40S है छोटा वाला, ये 60S है बड़ा वाला, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन जब बनने की बारी आती है तो सेल के अंदर में मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और मैग्नीशियम ही दोनों सब यूनिट को 40 और 60S को आपस में जोड़ता है। मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ना मैग्नीशियम के काम क्या है, तो ये 40S और 60S को आपस में जोड़ता है। क्यों, क्योंकि अभी प्रोटीन बनाना है। बोले ठीक है, तो बीच में कौन आ गया, बीच में कौन आ गया, बीच में है mRNA, 40S ऊपर 60S। राइबोसोम बोलेगा देखो भाई मैं प्रोटीन फैक्ट्री हूं, मैं मिस्त्री हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास कैटलिस्ट, मेरे पास एंजाइम है जिससे मैं पेप्टाइड बॉन्ड बना दूंगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मैं अमीनो एसिड नहीं बना सकता भाई, मैं अमीनो एसिड को केवल जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो कहां है अमीनो एसिड भाई, राइबोसोम तो मिस्त्री है, बोलेगा मैं अमीनो एसिड को जोड़ सकता हूं, अमीनो एसिड लेके आओ। बोले सर अमीनो एसिड है का, एमाइनो एसिड जो है वो आपके साइटोप्लाज्म में लाखों की क्वांटिटी में बिखरे पड़े। तो बाद में ये मत पूछो सर एमाइनो एसिड कहां से आया, हाँ, तो एमाइनो एसिड लाखों की क्वांटिटी में आपके अंदर में है, मौजूद है। सर एमाइनो एसिड क्या हम खुद से बनाते हैं, बॉडी हमारा खुद से बनाते हैं या सर कैसे होता है, तो मैं पढ़ाऊंगा जब आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के लिए आएगा क्लास 11th में, तो कुछ एमाइनो एसिड आपका बॉडी खुद से बना लेता है, उसे एसेंशियल एमाइनो एसिड नहीं, नॉन एसेंशियल कहेंगे। जो आपका बॉडी खुद से बना लेगा तो उसे बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, उसे कहेंगे नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। लेकिन कुछ ऐसे एमाइनो एसिड है जिसका बॉडी आपको खुद से नहीं बनाता, उसे आपको खाने से, अंडे से, दूध से, सब्जी से, दाल से लेना पड़ेगा, एसेंशियल एमाइनो एसिड। चलो वो तो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है। तो ये आपके एमाइनो एसिड यहां बिखरे पड़े, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सेरीन, स्पार्टिक एसिड बिखरे पड़े, पकड़ के लाइए। सर कौन पकड़ के लाएगा, कैसे आएगा, इसके लिए हमने, हमारे पास है टीआरएनए। टीआरएनए यानी कि अब दूसरे एक आरएनए की एंट्री हो गई जिसका नाम है टीआरएनए। टीआरएनए बोले सर ये क्या करेगा, ये जाएगा, टीआरएनए के पास एंजाइम है, एंजाइम से वो एमाइनो एसिड को पहचानेगा, और पहचानने के बाद उससे जाके जुड़ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हम लोग डिटेल से पढ़ना है, और एनसीईआरटी में तो एक पेज केवल टीआरएनए के फिगर में, एनसीईआरटी में पूरा एक पेज केवल टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताने में निकाल दिया। तो देखते हैं
टीआरएनए के पास एंजाइम है, एंजाइम के हेल्प से वो एमाइनो एसिड से बाइंड कर गया। बोले ठीक है सर, बाइंड कर गया, चलो भाई बाइंड कर गया। सर टीआरएनए क्यों नाम पड़ा? क्योंकि टीआरएनए विल ट्रांसफर एमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। अब राइबोसोम के पास आया और वो एमाइनो एसिड को लेकर के आया। अब क्लियर हुआ टीआरएनए का नाम क्यों पड़ा ट्रांसफर आरएनए? क्योंकि वो एमाइनो एसिड को पकड़ता है, उससे जुड़ता है, अटैच होता है एंजाइम के हेल्प से, फिर उसे लेकर के आता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास आ गया। बोले ठीक है सर। इसलिए एक वर्ड बड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। सर ये AUG जो आपने लिखा है ना, ठीक है, ये 3 जो नाइट्रोजिनस बेस जो मैंने लिखा है AUG, इसे सिंपल भाषा में हम लोग कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन। AUG यानी 3 वर्ड को एक कोडॉन कहते हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे पूरा, उस पे भी 2 पेज है एनसीईआरटी में। और AUG को पहचानने वाला टीआरएनए में कुछ एंटी कोडॉन है, तो ये वर्ड आएगा बाद में। सर ये एंटी कोडॉन क्या है? कुछ नहीं है, कोडॉन को पहचानना है, एंटी कोडॉन हो। हाँ, तो कोडॉन को कौन पहचाना? एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन कहां से? टीआरएनए। और जाके जुड़ गया, नीचे में कोडॉन, ऊपर में एंटी कोडॉन, और वो एमाइनो एसिड लेते आया, मान लो ग्लाइसिन। आ गया भाई। फिर से दूसरा टीआरएनए आया भाई, दूसरा टीआरएनए आया, दूसरा टीआरएनए आया, वो दूसरा एमाइनो एसिड को लेकर के आया भाई, दूसरा एमाइनो एसिड को लेकर के आया। सर क्यों दूसरा एमाइनो एसिड क्यों आ गया यहां? क्योंकि यहां देखिए ना, यहां पे जीयूजी है, तो जीयूजी तुम्हें अलग वर्ड नहीं दिख रहा है? पहले एयूजी था, पहले देखो क्या था, एयूजी, तो ये अलग तरह का कोड वर्ड है, अलग एमाइनो एसिड। फिर सर जीयूजी है, तो ये अलग तरह का कोड वर्ड है, अलग एमाइनो एसिड। फिर जीएजी है सर, तो ये अलग तरह का कोड वर्ड है, अलग एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिसाइड कर रहा है? एमाइनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिसाइड कर रहा है कि सर पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा? ये एमआरएनए डिसाइड कर रहा है। एमआरएनए पे जैसा सीक्वेंस, एमाइनो एसिड में वैसा एमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड होगा। चलो मान लेते, यहां पास आ गया तुम्हारा फर्स्ट एमाइनो एसिड, यहां पास आ गया सेकेंड, बैठ गए। अब राइबोसोम को बोला प्रोटीन बनाओ, तो राइबोसोम बोलेगा ठीक है बनाते हैं। तो राइबोसोम के पास में एंजाइम है। राइबोसोम जो है ये येलो वाला, ये बोलेगा मेरे पास एंजाइम है भाई साहब, मैं एंजाइम से इस 2 एमाइनो एसिड को जोड़ दूंगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाऊंगा। राइबोसोम के पास एंजाइम है, एंजाइम का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में कम से कम 10 से 20 बार आया क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट कि आपके एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से लिखा है। बोले सर कौन सा एंजाइम है बता ही दो। उस एंजाइम का नाम है राइबोजाइम, उस एंजाइम का नाम है राइबोजाइम। बोले सर ये क्या करेगा? ये राइबोसोम का पार्ट है, वो 2 एमाइनो एसिड को आपस में जोड़ेगा। सर बॉन्ड कौन सा बना? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। बोले ठीक है, अब क्या होगा? फिर से नया टीआरएनए आएगा, नया एमाइनो एसिड लेकर के आएगा। राइबोजाइम क्या करेगा? ये आपस में जोड़ देगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहे, टीआरएनए आता है, एमाइनो एसिड लेकर के आता है, राइबोसोम को दे दिया। राइबोसोम क्या करेगा? एमाइनो एसिड को जोड़ेगा और ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। फिर से सेम चलते जाएगा, सेम चलते जा रहा है, सेम चलते जा रहा है, सेम चलते जा रहा है। एमाइनो एसिड आया, टीआरएनए ने एमाइनो एसिड लाया, बोले ठीक। राइबोसोम ने क्या किया? उसमें बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और टीआरएनए अब चलेगी, टीआरएनए आते, एमाइनो एसिड देते जाते। तो अब राइबोसोम के पास में एमाइनो एसिड आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड बनते गए। तो थोड़ी देर के बाद देखिए फर्स्ट एमाइनो एसिड, सेकेंड एमाइनो एसिड, थर्ड एमाइनो एसिड, फोर्थ एमाइनो एसिड, फिफ्थ एमाइनो एसिड जुड़ते चले गए। और देखिए अब एमाइनो एसिड का एक चेन बन के 5 एमाइनो एसिड का एक चेन बन गया। इसी एमाइनो एसिड के चेन को प्रोटीन कहते हो, इसी एमाइनो एसिड के चेन को प्रोटीन कहते हो। सर इस प्रोटीन में तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, देखिए यहां वापस से, सर ये पेप्टाइड बॉन्ड,
ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो नाम प्रोटीन का नाम रख दिया पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो आई थिंक यही क्लियरिटी है। एमआरएनए क्या गया सर, हम मैसेज लेकर के आए, टीआरएनए हम एमाइनो एसिड पकड़ के लाए। तो तुम बोले सर आरआरएनए क्या कर रहा है सर, आरएनए तो 3 तरह के थे, आरआरएनए क्या किया, ध्यान से सुनो, आरआरएनए क्या कर रहा है? तो बोले मैं तो राइबोसोम ही बनाऊंगा, जो आरआरएनए उसका काम है इस पूरे राइबोसोम को बनाना। ये पूरा जो राइबोसोम है ना, ये बनाने का काम आरआरएनए को दिया गया है। तो अब तीनों आरएनए का काम लगभग लगभग सभी को क्लियर है। आरआरएनए का नाम क्या रखा है, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, टीआरएनए मैं एमाइनो एसिड को ट्रांसफर करूंगा, एमआरएनए मैं चपरासी हूं, मैं डीएनए वाले का मैसेज पकड़ करके राइबोसोम तक पहुंचाऊंगा। यानी प्रोटीन बनाने में तीनों आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल है। तो एकदम क्लियरिटी होना चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा। चलो फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आया और किसे बाउंस किया। चलो हैंड रेस करो, किसे किसे ये क्लियर हुआ, किसे ऊपर से गया। और जहां पर समझ में नहीं है बोलो, फटाफट मैसेज में जाओ और बोलो। ठीक है, अब देखिए, अब मैं तुम्हें जो बता रहा था कि जो 3 तरह के आरएनए हैं उनमें डिफरेंस ना, जो एग्जाम पेपर में आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चलो देखो ध्यान से, चलो फटाफट पहला क्वेश्चन बताइए। आरएनए हमारे अंदर में तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हमारे अंदर में डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी है। तो डीएनए के सामने में आरएनए का औकात 0 होता है। तो हमारे अंदर में डीएनए अगर मौजूद है तो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो होगा। सर हमारे अंदर आरएनए क्या करेगा, तो पहले ये पढ़ना है आरएनए कितने तरह के होते हैं। चलिए मैसेज बॉक्स में जाइए और लिखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए कितने तरह के होते हैं फटाफट। चलिए पहला नाम आरआरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरे का नाम टीआरएनए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, आंसर लिख करके आइएगा, 3 तरह के, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। चलो फटाफट सेकेंड क्वेश्चन, सभी बच्चों को आंसर करना है ना, कुछ ही बच्चे कर रहे। चलो फटाफट बताओ आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आर का मतलब क्या है, यही तो पूछा जा रहा है, इसमें क्या करना है भाई। आरआरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए, इसका मतलब है ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसे हम लोग स्ट्रक्चरल आरएनए कहेंगे, स्ट्रक्चरल आरएनए कहेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, ये आरएनए राइबोसोम के अंदर छुपा बैठा है, आसानी से टूटेगा नहीं, इसलिए कोई एंजाइम इसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे मोस्ट स्टेबल आरएनए। ये क्वेश्चन आएगा, करके आना है, मोस्ट स्टेबल आरएनए कौन है, आरआरएनए। बोले ठीक है सर, आरआरएनए और क्या करता है, ध्यान से सुनना। जब 2 एमाइनो एसिड आते थे, 2 एमाइनो एसिड को टीआरएनए पकड़ के लाता था, तो ये दोनों एमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता था, दोनों एमाइनो एसिड को आपस में जोड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाता था। तो आरआरएनए यहां पास कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, वो एमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आरआरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करता है पेप्टाइड बनाने के लिए।
बोले सर आरआरएनए एंजाइम की तरह रोल प्ले करेगा। इसी आरआरएनए को आप कहते थे राइबोजाइम। रिकॉल करो, मैंने दो दो बार आपको बताया है। जब एमाइनो एसिड आ जाते थे, इस दो एमाइनो एसिड को आपस में जोड़ना था, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? एंजाइम। एंजाइम कहां से आएगा? तो बोलेगा राइबोसोम मैं दूंगा। तो तुम्हारा क्या है भाई, तुम्हारे अंदर में ऐसा क्या चीज है? बोले मेरे अंदर नहीं है, मैं खुद बनाऊं आरआरएनए से। तो खुद आरआरएनए बाहर आएगा और बोलेगा मैं कैटलिस्ट का रोल प्ले करूंगा, मैं दो एमाइनो एसिड को जोड़ूंगा। इसलिए अगर क्वेश्चन आ गया विच आरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट, विच आरएनए एक्ट एज ए एंजाइम, तो आप बोलिएगा आरआरएनए कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करेगा, इसलिए इसे राइबोजाइम भी कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले सर कहां? जब आप क्लास 11th पढ़ोगे, चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे, तो बायोमोलिक्यूल्स में एक लाइन लिखेगा, फर्स्ट लाइन यही है। बायोमोलिक्यूल्स का जब एंजाइम वाला पार्ट पढ़ेगा तो फर्स्ट लाइन यही मिलेगा कि जो भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। और नीट में हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा दे। ध्यान से सुनो, साइंटिस्ट का ये मानना था कि हमारे बॉडी में जो भी काम है वो कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो बोलेंगे सर सभी जो भी रिएक्शन हो रहा है उसे एंजाइम कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। और जो भी एंजाइम है, जो भी एंजाइम है ना, वो प्रोटीन से बना होता है। एनसीईआरटी का पहला लाइन कि ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। ये साइंटिस्ट का स्टार्टिंग में मानना था, लेकिन जब बाद में रिसर्च किया गया, बाद में ज्यादा डिस्कवरी हुई, तो इस डिस्कवरी से पता चला कि कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो प्रोटीन से बना हुआ नहीं है। बाद में जब डिस्कवर्ड हुआ तो पता चला कि कुछ ऐसे भी एंजाइम्स है जो प्रोटीन से बने हुए नहीं है। सर कौन? साइंटिस्ट को कुछ ऐसे एंजाइम्स मिले, दे गॉट द नोबेल प्राइज, उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो प्रोटीन से ना बना होकर के आरएनए से बने थे। उसी एंजाइम जो आरएनए से बने हुए मिले, उसी का नाम रखा राइबोजाइम। राइबो मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है तो नाम पड़ा राइबोजाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, ये हर साल नीट का एक क्वेश्चन बन जाएगा। देख लेना, नीट का जब भी पेपर होगा इस लाइन से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा, ध्यान से सुनना। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। बोलेगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट? सिंपल रहेगा, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, करेक्ट है इनकरेक्ट? अब बोलिएगा सर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सर स्टेटमेंट ये होना चाहिए मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कुछ एंजाइम आरएनए से बने होते हैं। यही आपके पिछले साल नीट में क्वेश्चन पूछा, वो बच्चे गलत करके, क्योंकि उनके पास में बैठा हुआ है एंजाइम तो प्रोटीन से बना है। मैंने मना कहां किया? लेकिन सारे एंजाइम्स नहीं बने, कुछ एंजाइम्स तो आरएनए से बने हैं, जिसे राइबोजाइम कहेंगे। सर राइबोजाइम क्या करता है? ये मैंने अभी तुम्हें बताया, ये मैंने अभी तुम्हें बताया। ये जो राइबोजाइम है एमाइनो एसिड को जोड़ने का काम, पेप्टाइड बनाने का काम करता है। इसलिए जब बायोमोलिकुलर चैप्टर पढ़ोगे वहां पास आएगा एमाइनो एसिड को जोड़ने वाला एंजाइम ना, उसका नाम क्या दिया है हमने? राइबोजाइम, जो एमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा। बोले ठीक है सर, ये आरआरएनए हमें याद हो गया, ओवर। हाँ सर, सबसे ज्यादा आरएनए सेल में कौन सा पाया जाएगा? तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था 80% आरएनए इज द आरआरएनए। हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये अरेंज करने के लिए आएगा 10 to 15% टीआरएनए होते हैं। 10 to 15% टीआरएनए होता है। और यानी कितने हो गए? 80 हो गए, लगभग 95। 5% के आसपास होते एमआरएनए। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
आप अरेंज कीजिए ना, परसेंटेज वाइज तीनों आरएनए को अरेंज कीजिए। आपके पास में 3 आरएनए गिवन है, उनको परसेंटेज के टर्म में अरेंज करना सीखिए। सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, इंटरमीडिएट कौन। तो आंसर बड़ा सिंपल होगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा आरआरएनए, उसके बाद टीआरएनए, उसके बाद एमआरएनए। ये चीज आप याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेक्स्ट टाइम आने के भरपूर चांस है। बोले ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये बताओ एमाइनो एसिड को पकड़ के कौन लाता है, कौन सा आरएनए। चलो अब तुम्हारे क्वेश्चन है, कौन सा आरएनए एमाइनो एसिड को पिक करके लाता है, कौन सा आरएनए एमाइनो एसिड को पिक करके लाता है राइबोसोम तक। दे पिक द एमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म और कहां तक लाएगा, राइबोसोम तक। तो उसे हम लोग कहेंगे टीआरएनए। इसलिए ये एमाइनो एसिड को पकड़ करके लाता है, इसलिए इसका नाम कहलाता है एडेप्टर आरएनए। एडेप्टर मतलब क्या होता है, पकड़ना, पिक किया उसे लेकर के आया, या इसी को कहेंगे कैरियर आरएनए, क्योंकि ये एमाइनो एसिड को कैरी करके लाता है, इसलिए कहते हैं कैरियर आरएनए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ साइज, इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में, साइज के टर्म में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा तो पूछा जाएगा, सबसे छोटा वाला हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोले सर सबसे छोटा मतलब जो सबसे कम न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, जिसमें न्यूक्लियोटाइड कम होंगे साइज छोटा हो गया और मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो गया। तो सबसे छोटा जो है वो टीआरएनए है, इसका नाम है इसलिए स्मॉलेस्ट आरएनए। सबसे छोटा हो गया तो स्मॉलेस्ट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे छोटा है, न्यूक्लियोटाइड का नंबर कम है, और न्यूक्लियोटाइड का नंबर कम है तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। और सबसे ज्यादा अगर पूछ दे, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो उसका आंसर करके आना है ना एमआरएनए, ये मोस्ट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में सबसे ज्यादा किसका होगा, एमआरएनए। टीआरएनए सबसे छोटा है, सबसे छोटा है इसलिए मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। अगर तुम 1 मोलर NaCl डाल दो, एक सॉल्यूशन बनाइए 1 मोलर NaCl और उसमें टीआरएनए को डाल दीजिए, 1 मोलर NaCl बनाया उसमें टीआरएनए को ले जाके छोड़ दीजिए, उस सॉल्यूशन पे वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा, घुल जाएगा। इसलिए नीट में क्वेश्चन बनेगा, हु इज द सॉल्युबलर आरएनए, कौन सा आरएनए जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन में। तो सॉल्युबल आरएनए आंसर करके आना है टीआरएनए, सॉल्युबल आरएनए आंसर करके आना है टीआरएनए, वो 1 मोलर सॉल्यूशन में आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाएगा, तो इट इज अ सॉल्युबल आरएनए। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, टीआरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमाइनो एसिड को पकड़ के लाता है, पकड़ना यानी अडेप्ट करके लाता है, पिक करके लाता है, अडेप्टर आरएनए। वेट साइज से बताएंगे, सबसे कम न्यूक्लियोटाइड है तो मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, साइज भी सबसे छोटा होता है, साइज छोटा है इसलिए सॉल्युबलाइज हो जाएगा। एमआरएनए क्या करता है, ध्यान से देखो, एमआरएनए क्या करता है, डीएनए से बनते एमआरएनए, इस एमआरएनए पे सीक्वेंस होता है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये सब बेसिक पार्ट है, अगर ये पार्ट नहीं समझ में आएगा, जो बच्चे जा रहे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे टाइम पास में आ रहे, तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ट्रांसलेशन जीरो समझ में आएगा, ट्रांसक्रिप्शन, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, मैं फर्दर कोई क्लास लेने वाला नहीं, क्योंकि समझ में आएगा नहीं तो मैं टाइम पास नहीं कर, क्योंकि ये मैं एकदम सिंपल है, अभी तुम्हें डिटेल से ट्रांसलेशन पढ़ना है, वो जीरो समझ में आएगा तो फिर फर्दर क्लास करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं ट्रांसक्रिप्शन अभी बताऊंगा, वो क्या समझ में आएगा, कुछ जीरो। तो मैं या तो यहाँ पे एंड करूंगा क्लास और कल से पैकअप, कोई क्लास नहीं, क्योंकि मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन आपको पता नहीं चलेगा, ट्रांसलेशन पता नहीं चलेगा, तो बाद में लैक ऑपेरॉन नहीं आएगा, फिंगरप्रिंटिंग नहीं आएगा, ठीक है, बायोटेक समझ में नहीं आएगा, रट्टा आप मारिए एग्जाम में लिख देना, ठीक है, एग्जाम में पास करना कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी रट्टा मारोगे
एग्जाम आइडिया से जाके लिख देना, हो जाएगा। तो मैं शायद क्लास ना लूं अगली बार से, चलो ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। जब ये बेसिक पार्ट है, अब मैं अगले क्लास में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करूंगा तो कैसे समझ में आएगा? वो तो बोलोगे कि सर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हें आज ही नहीं समझ में आया, तुमने क्लास नहीं किया। तो फिर ठीक, हटाओ फिर। एमआरएनए पे क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को राइबोसोम पढ़ेगा और इसी अकॉर्डिंग वो एमाइनो एसिड को जोड़ेगा। जैसा एमआरएनए पे सीक्वेंस है, वैसे ही सीक्वेंस के एमाइनो एसिड तैयार होंगे। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे टेम्पलेट आरएनए। इसे हम लोग कहेंगे टेम्पलेट आरएनए, क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसके ऊपर बैठेगा, उसको पढ़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेंगे, उसी सीक्वेंस के एमाइनो एसिड जुड़ेंगे, प्रोटीन बनेंगे। इसलिए टेम्पलेट आरएनए पूछा गया तो आंसर करके आना एमआरएनए। अब लॉजिकल सोचो, अगर क्वेश्चन आ गया सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, तो कहानी सिंपल है। तुम लॉजिकल सोचो, एक सेल है, सेल में जो राइबोसोम होता है वो तो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। सेल में जो राइबोसोम होता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम एक बार बन गया, रहेगा भाई। इसलिए सबसे स्टेबल आरएनए कौन है? उसके अंदर छुपा हुआ कौन है? राइबोसोम के अंदर छुपा हुआ कौन है? एक्चुअली में राइबोसोम को अंदर से कौन छुपा रहा है? कौन बैठा है? आरआरएनए। तो मोस्ट स्टेबल कौन है? आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? सोचो अब दिमाग में, डीएनए से बने आरएनए, आरएनए बाहर निकला और बाहर में जाके क्या बनाएगा? राइबोसोम से जुटा और प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी जरूरत खत्म। डीएनए था, डीएनए से बने, ये डीएनए था, डीएनए से बना आरएनए। अब आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम से बाइंड किया और प्रोटीन बन गया। अब इस आरएनए का कोई काम नहीं, इसलिए ये कुछ सेकंड में, कुछ सेकंड का ही काम है। डीएनए से बने आरएनए, आरएनए से जुटा राइबोसोम, बन गए प्रोटीन, फिर खत्म, इसका कोई काम नहीं। इसलिए सबसे मोस्ट अनस्टेबल, कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाएगा एमआरएनए। इसलिए इन टर्म ऑफ स्टेबिलिटी क्वेश्चन आया तो एमआरएनए इज अ मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। ये बनता है और थोड़ी देर के बाद टूट जाता है। डीएनए से आरएनए बना, तो अभी मैंने बताया था कि डीएनए से न्यूक्लियस में आरएनए बने, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला, राइबोसोम से जुटा, राइबोसोम उसे पढ़ेगा और प्रोटीन बना देगा। अब उसका कोई काम नहीं, अगर काम ही नहीं है तो तुरंत टूट जाएगा। इसलिए सबसे कम देर में खत्म होने वाला आरएनए कौन है? सबसे अनस्टेबल कौन है? तुरंत डिग्रेड वाला कौन है? तो आंसर इज द एमआरएनए। राइबोसोम तो परमानेंट स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल बोला था। तो इंटरमीडिएट कौन हो गया स्टेबिलिटी में? टीआरएनए। तो ऐसे क्वेश्चन अरेंज करने के लिए आते हैं, ठीक है। नीट में जाओगे या सीबीएसई बोर्ड में जाओगे तो आज का क्लास तो सिंपल था। आज मैंने ऐसा क्या चीज बताया? कुछ भी नहीं बताया। डीएनए से आरएनए कैसे बनते हैं, और ये चीज अगले क्लास से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफिकल्ट हो जाएगा तो तुम लोग पहले ही हाथ खड़ा कर रहे हो, तो बाय, ठीक है। फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े होंगे, उसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, मैं ट्रांसलेशन कहां से पढ़ा सकता हूँ? अगर ये चीज नहीं आ रहा है तो तुम लाख रट्टा मारो, ट्रांसलेशन लाइफ में नहीं समझ में आएगा, फिंगर प्रिंटिंग नहीं समझ में आएगा। तो फिर बेटर है कि पैकअप करते हैं। चलो ठीक है फिर।